नमस्कार, दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। आज हम सबसे पहले इस सवाल का विश्लेषण करेंगे कि क्या सरकार बजट में जनता का मुंह मीठा करवाने वाली है, जिसका टेस्ट नोटबंदी ने बिगाड़ दिया था। क्योंकि आज यह ऐलान हो गया कि 1 फरवरी यानी बजट वाले दिन से एटीएम से आप एक साथ 24,000 रुपए निकाल सकते हैं। इस बार का बजट खास इसलिए भी है क्योंकि पहली बार रेल बजट को आम बजट का हिस्सा बना दिया गया है और पहली बार 1 फरवरी को बजट पेश हो रहा है, और वो भी तब जब 5 राज्यों के चुनाव हैं। नोटबंदी की तकलीफों की कड़वाहट के बाद जनता को मुंह मीठा करने का इंतजार है, लेकिन चुनाव आयोग की भी नजर है और विपक्ष तो पहले से ही राजनीतिक चीखें निकाल रहा है कि बजट में सरकार अपना चुनावी मौका देख रही है। आज बजट पर आज तक के मंच पर बड़ा मंथन हुआ, जिसमें टीम मोदी के कई मंत्रियों ने वो इशारे भी किए जिससे लग रहा है कि सरकार के लिए यह चुनावी मौका है जिसे भुनाने का रास्ता वो निकाल चुकी है। जब आपको मालूम होता है कि राज्य ऐसे हैं जहां पर चुनाव होने वाले हैं, आपको मालूम है चुनाव आयोग की नजर है, उससे बढ़कर जो विरोधी पार्टियां हैं उनकी नजर है, तो ऐसे में ऐसा बजट कैसे बनना कि इन राज्यों में जो विपक्षी पार्टियां हैं वो नाराज ना हो, चुनाव आयोग की त्योरियां ना चढ़े। बजट जो है वो बैलेंस की एक बात होती है। उसमें कई बार माननीय वित्त मंत्री जी ने दिखाया है कि वो संतुलन कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, और विशेष रूप से क्योंकि वो खुद इतने प्रसिद्ध एक अधिवक्ता हैं और कानून को इतनी अच्छी तरह से समझते हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि जो भी चुनावी आयोग ने उनपे पूरी तरीके से जो कानूनी उनपे रिस्ट्रिक्शंस वगैरह जो लागू की गई हैं, उनको वो बड़ी अच्छी तरीके से नेविगेट करके एक बहुत शानदार बजट जरूर पेश करेंगे। केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा ने आज तक के मंच से ये साफ संकेत दे दिए हैं कि 1 फरवरी को वित्त मंत्री अरुण जेटली अपनी चतुराई के वो तरीके ट्राई करेंगे जिससे बजट को चुनाव के सीजन में कैश भी करवाया जा सके और जो चुनाव आयोग की पकड़ में भी ना आ पाए। सवाल ये है कि इस बार बजट में ऐसा क्या होने वाला है, क्योंकि अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इनकम टैक्स लिमिट को 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपए किया जा सकता है। होम लोन के ब्याज भुगतान पर टैक्स छूट 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख हो सकती है। इनकम टैक्स की दरों को भी कम करने की अटकलें लगाई जा रही हैं। घरेलू और छोटे कारोबारियों को राहत देने के लिए नई स्कीम आ सकती है। सर्विस टैक्स को आने वाले जीएसटी के आधार पर किया जा सकता है। सर ये मुझे बताइए, बजट आ रहा है 2 दिन में, एक प्रपोजल है कि सर्विस टैक्स और वैट जो है खास करके एसएमईज पर, उसे या तो कुछ ना कुछ कम किया जाए, क्योंकि मैं तो चाहता हूं कि इनकम टैक्स कम किया जाए, लेकिन जो एसएमई है वो चाहता है सर्विस टैक्स और वैट कम किया जाए। क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस बजट में कुछ ना कुछ सहूलत आप देंगे एसएमई के लिए, खास करके सर्विस टैक्स और वैट? देखिए, इस संबंध में सुझाव जो आए थे, ये भी सुझाव आए थे जो अभी आपने बताया, सुझाव आए थे, सुझाव वित्त मंत्री जी को भेज दिया गया है, इस पर चर्चा भी हुई है, विचार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस दिशा में निश्चित रूप से सकारात्मक स्वरूप होना चाहिए, यानी हम ब्रेकिंग न्यूज दे सकते हैं कि मंत्री जी कह रहे हैं कि एसएमई को कुछ न कुछ सहूलत मिलना चाहिए, मिलेगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बार बजट उस जनता का मुंह मीठा करने वाला होगा जिसका टेस्ट नोटबंदी के 50 दिन में बहुत खराब हो गया था, क्योंकि सरकार की चुनौती सिर्फ यही नहीं है। नोटबंदी से आई आर्थिक सुस्ती को सरकार भी मान रही है। अर्थव्यवस्था को रफ्तार में बनाए रखना बड़ी चुनौती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माहौल बदल रहा है, उधर कच्चे तेल के दाम भी बढ़ रहे हैं। आर्थिक स्थिति पर विपक्ष भी हमलावर है और इधर 5 राज्यों के चुनाव भी हैं। इसलिए बजट से पहले आज कांग्रेस ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को मोर्चे पर उतार दिया। इंडियन इकोनॉमी इज नॉट इन गुड शेप is now obvious. Even the International Monetary Fund has projected that the growth rate of India in this current fiscal year will not be 7.6%, but less than that 6.6%. 5 राज्यों के चुनाव के बीच बजट को विपक्ष अपने राजनीतिक नफा नुकसान के तौर पर देख रहा है। आज ऑल पार्टी मीटिंग में सदन चलाने पर सभी ने बात की, लेकिन विपक्ष के तेवर से साफ है कि वो इस मुद्दे को ठंडा नहीं होने देगा।
ममता बनर्जी की पार्टी ने बजट सत्र के पहले 2 दिन का बॉयकॉट कर दिया है, लेकिन सरकार इससे बेचैन नहीं दिख रही है। उसे नोटबंदी के बाद फिलहाल चुनाव की चिंता ज्यादा है। डीमोनेटाइजेशन के बाद जो लॉन्ग टर्म पॉजिटिव्स आएंगे, वही लॉन्ग टर्म पॉजिटिव्स अब सामने आ रहे हैं और इससे देश को बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। ये चुनाव की ही चिंता है जिसको लेकर बजट के डेट पर सरकार डटी रही। इसके बावजूद कि विपक्ष ने चुनाव आयोग तक अपनी चीख पुकार पहुंचाई। बजट का एक पार्ट तो 31 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोटबंदी पर जनता को अपनी थैंक यू स्पीच में पढ़ गए। अब दूसरे पार्ट में वित्त मंत्री अरुण जेटली की बारी है। मोदी जी ने ये कहा था कि मैं आई डोंट वांट ए बजट ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर, आई वांट ए बजट ऑफ टीम ऑफ द मिनिस्टर्स। ये बजट देश में रोजगार बढ़ाने के लिए, देश में एक अर्थनैतिक तीव्रता लाने के लिए, इकोनॉमिक स्टिमुलस लाने के लिए एक मनपसंद बजट होगा, ये मेरा अपेक्षा है। जब सरकार बनी थी तभी एक रोड मैप इस सरकार ने रेलवे का तय किया था। उससे हट करके कुछ रेल बजट नहीं होगा। जिस रास्ते पर हम आगे बढ़े थे उसी को और आगे ले करके जाना। बजट से सरकार को चुनाव के बीच बड़ा मौका मिला है और निश्चित तौर पर सरकार का टारगेट खास तौर पर वो 5 राज्य होंगे जहां पर अगले 1 महीने में वोट पड़ेंगे, जिसमें से सबसे बड़ी चुनौती उत्तर प्रदेश की है, जहां से ये तय होगा कि साल 2019 की राजनीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए और उनके राजनीतिक विरोधियों के लिए भी कितनी मुश्किल या कितनी आसान होने वाली है। आज तक ब्यूरो। ऐसा बार बार कहा जा रहा है कि इस बजट में यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में भी बातें हो सकती हैं, जिसका मतलब है कि सबको हर महीने पक्की इनकम देने की गारंटी, और वो भी बिना किसी काम के। ये ऐसा आइडिया है जिसके बारे में दुनिया के कई बड़े और विकसित देशों में भी विचार होता रहता है। वहां आय की असमानता और नौकरी जाने के खतरों को देखते हुए ऐसा आइडिया दिया जा रहा है, लेकिन भारत में इसे गरीबी दूर करने के सब्सिडी की जगह पर प्रभावी तरीके के तौर पर देखा जा रहा है, और इसकी वकालत खुद सरकार के आर्थिक सलाहकार भी कर चुके हैं। क्या इस बार बजट में ऐसा कोई आइडिया अप्लाई हो सकता है जिसमें लोगों को पक्की इनकम की गारंटी दी जाएगी? क्योंकि नोटबंदी के बाद से यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बहुत चर्चा हो रही है। एक आइडिया जिसके बारे में खूब चर्चा हुई है बजट से पहले, वो है यूनिवर्सल बेसिक इनकम की। कहा जा रहा है कि जितनी भी हम लोग सब्सिडी देते हैं सिटीजन्स को, वो हटा के एक डिपॉजिट आप हर महीने लोगों की बैंक में डाल दो। तो मैं मुंजाल साहब आपसे शुरू करता हूं, क्या आपको लगता है कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम एक ऐसा आइडिया है जिसका वक्त आ चुका है? क्या आपको लगता है कि ये संभव है? कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि हो सकता है, कुछ कहते हैं कि इंडिया डूब जाएगा। पिछले 2 वर्षों में ऐसे ऐसे इनिशिएटिव लिए गए हैं, 25 करोड़ नए अकाउंट खोले गए। सो अगर कभी हो सकता था इस तरह की चीज, तो आज हो सकती है। जैसा अजय जी ने कहा कि ये सरकार भी ऐसी है जो बड़े बड़े डिसीजन ले सकती है और लेकर के दिखाए हैं उन्होंने। इसका केवल फायदा ही होगा जो सिस्टम में इनएफिशिएंसी है, जो लीकेज है, जो करप्शन है, ये करने से सब निकल जाएगी। और आप सपोर्ट करते हैं यूनिवर्सल बेसिक इनकम? कंप्लीटली। जो डिसीजन है कि ये पैसा कहां खर्चूं, अगर मेरे पास पैसा आना है तो मैं खर्चूं, तो मेरा डिसीजन होगा। सब्सिडी की जगह लोगों को कैश ट्रांसफर नई बात नहीं है, ये भारत में पहले से ही चल रहा है। नई बात है बिना किसी काम के यूनिवर्सल बेसिक इनकम, यानी सबको निश्चित इनकम की गारंटी। क्या ऐसा इस देश में हो सकता है? क्योंकि इसके बारे में खुद वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम इसे पिछले कई महीनों से बार बार कहते रहे हैं। सुब्रमण्यम का कहना है कि कम से कम 1000 स्कीम ऐसी है जो केंद्र सरकार गरीबों के लिए चलाती है, लेकिन इन स्कीम का पैसा गरीबों तक वास्तव में पहुंच पाता है, ये स्पष्ट नहीं है। इसलिए सवाल ये है कि क्या यूनिवर्सल बेसिक इनकम गरीबों तक पैसा पहुंचाने का प्रभावी तरीका हो सकता है? क्योंकि अब गरीबी के लिए जीवन की दुर्घटनाएं जन्म के स्थान से ज्यादा महत्वपूर्ण है। सूखा, बीमारी, मौके ना मिलना जैसे कारणों से गरीबी फैलती है, और अगर यूनिवर्सल बेसिक इनकम जैसे तरीके से सरकार लोगों को सुरक्षित करती है तो लोग गरीबी से निकल सकते हैं। आई थिंक तो टारगेटेड ऑडियंस का अभी भी पूरा प्रोग्राम, पूरा डेटा, पूरा कम्युनिकेशन वो सब नहीं हुआ है। मेरी समझ से अभी थोड़ा जल्दी है।
1 साल और रुक जाएं। ये जनधन बढ़ना योजना इसी दिशा में चाहिए। हाँ, बढ़ना इसी दिशा में चाहिए। बट जाना चाहिए फॉर द बीपीएल पीपल। इट मस्ट बी वेरी टारगेटेड और होना चाहिए जिनको जरूरत है। वो टारगेटिंग बहुत जरूरी है और मेरे ख्याल आपने से कहा कि सरकार अभी जल्दी है। फैसले ले सकती है। हाँ, ऐसी बड़ी चीजों को हमें सोचना पड़ेगा जिससे हम आगे तेजी से बढ़ सके। तो एक बात तो यह है कि ये जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम की जो बात हो रही है ये सबके लिए नहीं है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम के विचार पर दुनिया भर में नए सिरे से चर्चा चल रही है। कई देशों में इसको अप्लाई करने का भी आइडिया दिया गया है, लेकिन प्रयोग के तौर पर छोड़ दें तो अभी कहीं पर यह पुख्ता तौर पर लागू नहीं है। अगर भारत इसे लागू करने के विचार पर आगे बढ़ेगा तो वो दुनिया का पहला ऐसा देश होगा। आज तक ब्यूरो। हम आपको पक्की बेसिक इनकम के बारे में बताते हैं कि आखिर ऐसे अगर भारत में लागू किया जाता है तो गरीबी रेखा के हिसाब से हर व्यक्ति को हर महीने कितनी रकम देनी पड़ेगी और क्या यह भारत जैसे देश में संभव है। गरीबी रेखा तय करने वाले मानक के हिसाब से यूनिवर्सल बेसिक इनकम के लिए हर व्यक्ति को प्रति महीने 1090 रुपए देने पड़ेंगे। इस हिसाब से हर भारतीय को यूनिवर्सल बेसिक इनकम के लिए सरकार को देश की कुल इनकम का 12.5% हिस्सा खर्च करना पड़ेगा। यह करीब करीब केंद्र सरकार के कुल सालाना बजट के बराबर की रकम होगी, जिसे सरकार के लिए लागू करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन दिक्कत यह भी है कि सरकार हर साल सब्सिडी पर जितनी रकम खर्च करती है वो गरीबों तक पहुंच नहीं पाती। पिछले साल आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े बताते हैं कि गरीबों के नाम पर जो रकम सब्सिडी के तौर पर दी जाती है वो असल में पूरी तरह से गरीबों के उपयोग में आती ही नहीं। रसोई गैस पर सब्सिडी की सिर्फ 9% रकम देश की सबसे गरीब 30% आबादी के उपयोग में आती है। 91% सब्सिडी गरीबी रेखा से ऊपर वाले लोगों के हिस्से में जाती है। रेलवे में सब्सिडी की सिर्फ 15% रकम ही देश की सबसे गरीब 30% आबादी के काम आती है। हम आपको सीधे लिए चलते हैं बजट आज तक के मंच पर, जहां पर ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल इस वक्त मंच पर है। जाति की बात कर रहे हैं, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा समाज को ऐसे बांटिए मत। मैं बांट रहा हूँ। आप ही ये तो नेता नजर आ रहे हैं, मैं तो क्योंकि सवाल आपने पूछ रहा विषय हूँ। उठाया। सर चुनाव मैं आप भी ऐसे अग्रवाल लड़ते हैं, हूं। आप मुझे मैं भी अग्रवाल हूं, लेकिन देश भर के अग्रवालों ने हमारे को पूरा समर्थन दिया, हमें आशीर्वाद दिया, आगे भी देते रहेंगे। और मैं कई जगह गया हूं, आज भी मेरी 2 प्रमुख इस समाज के लोगों से बातचीत हुई नोएडा में। दोनों ने कहा आप बेफिक्र रहिए, आपने जो जो काम किया है हम उससे संतुष्ट हैं। आप अलग अलग प्रकार से जो समाज को सुधारने में लगे हैं, हमारा समाज पूरी जोर जान लगा के भारतीय जनता पार्टी के और आपके समर्थन में खड़ा है और आपको जिता के। क्या आप ये मानेंगे कि उत्तर प्रदेश का नतीजा, खासतौर से पंजाब का नतीजा, गोवा का नतीजा, उत्तराखंड का नतीजा, ये नोटबंदी पे एक रेफरेंडम होगा? अगर आप जीते तो नोटबंदी की जीत, अगर आप हारे तो नोटबंदी की हार। दुर्भाग्य से आपकी सोच बड़ी सीमित है राहुल जी। मैं सवाल पूछ रहा हूं। मैं आपको जवाब दे रहा हूं कि हमारा काम बड़ा व्यापक होता है। हम 100 चीजें करते हैं, 100 चीजों पे विश्वास रखते हैं, 100 चीजों में। अब फिर तो ये होगा कि हमारा जो चुनाव का नतीजा है क्या सिर्फ डिमोनेटाइजेशन पे आधारित होगा? क्या वो सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल नेतृत्व पे होगा? क्या वो सिर्फ हमारे भ्रष्टाचार मुक्त और ईमानदार सरकार पे होगा? क्या वो सिर्फ हमारे काले धन, आतंकवाद और ड्रग कार्टेल्स की लड़ाई पे होगा? क्या वो सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक्स हमने करके भारत को आत्मसम्मान दिलाया उस पे होगा? आपके लिए दुर्भाग्य से एक विषय, हमने तो ऐसे हजारों काम किए हैं जिसपे हमें लगता है जनता का हमें समर्थन मिलेगा। और आपको विश्वास दिलाता हूं 5 राज्य में हमारी सरकार आने जा रही है। और जैसे पंजाब में भी आपको लग रहा है आप जीत रहे हैं, कई राज्यों में, कई प्रदेशों में आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आते हुए देखा है। आगे आने वाले दिनों में इन 5 राज्यों में जनता का हमें समर्थन मिलके बड़ी भारी मात्रा से हम आने वाले हैं। पर आप मानेंगे कि रेफरेंडम है, चलिए नोटबंदी का नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके जो पिछले 32 महीने का काम रहा है उसका कहीं ना कहीं ये रेफरेंडम है। मैंने अभी अभी आपको बताया कि हमने इतने सारे काम किए हैं कि ये कॉम्पोजिट हर एक काम का और हमारे आगे आने वाले काम का, जिसको हमने संकल्प पत्र के माध्यम से अलग अलग राज्यों में रिलीज किया है। पंजाब में वित्त मंत्री ने किया, लखनऊ में अमित शाह जी ने किया। इन सब भविष्य की हमारी योजनाएं और पुराने हमारे काम, इन सब का संतुलन बनेगा जो इन 5 पर आज सरकार
हमारी बनने चाहिए। आप ओपिनियन पोल्स पे बहुत में अब हम अमेरिका में पाकिस्तानियों की नो एंट्री वाली संभावनाओं का विश्लेषण करेंगे, क्योंकि 7 मुस्लिम देशों के नागरिकों की अमेरिका में एंट्री पर बैन लगाने के फैसले के बाद अब व्हाइट हाउस ने पाकिस्तान को भी चेतावनी जारी कर दी है। यह पहला मौका है जब पाकिस्तान को लेकर अमेरिका ने सार्वजनिक तौर पर किसी तरह के बैन लगाने की बात कही है। इसके मुताबिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देशों में आने वाले लोगों पर कड़ी निगरानी रखने का ऑर्डर तो जारी भी हो चुका है। जाहिर है कि बात पाकिस्तान के दिल में तो छुरी की तरह चुभनी ही थी। हुआ भी ऐसा ही। पाकिस्तान के टीवी चैनलों पर आजकल सिर्फ एक ही बात पर चर्चा हो रही है कि क्या पाकिस्तान को अपनी नजरों से दूर कर देगा अमेरिका। To keep radical Islamic terrorists out of the United States of America. We don't want them here. डोनाल्ड ट्रंप ने 7 मुस्लिम देशों के लोगों पर अमेरिका में दाखिल होने पर रोक लगाई तो अमेरिका समेत पूरी दुनिया में इस फैसले का विरोध शुरू हो गया। ट्रंप ने जिन 7 देशों पर बैन लगाया उनमें पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को इस फैसले से कुछ ज्यादा ही मिर्ची लग रही है। अमेरिका में 7 मुस्लिम देशों के लोगों की नो एंट्री से पाकिस्तान की छटपटाहट यूं ही नहीं है। पाकिस्तान को डर सता रहा है कि अगला नंबर उसका होगा। इस डर की वजह है व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ द स्टाफ रिंस प्रीबस का बयान, जिसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस और ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन दोनों ने इन 7 देशों की पहचान कर रखी थी कि वहां खतरनाक आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है। अब आप कुछ अन्य ऐसे देशों की ओर भी इशारा कर सकते हैं जहां एक तरह की समस्याएं हैं, जैसे कि पाकिस्तान और कुछ अन्य देश। फिलहाल इन देशों में जाने और वहां से आने वाले लोगों की गंभीरता से जांच पड़ताल की जाएगी। ये पहला मौका है जब पाकिस्तान को लेकर अमेरिका ने सार्वजनिक तौर पर बैन लगाने की बात कही है और यही बात पाकिस्तान को डरा रही है। You can point to other countries that have similar problems, like Pakistan and others. Perhaps we need to take it further, but for now, immediate steps, pulling the Band-Aid off. हैरानी की बात तो ये होनी चाहिए कि दहशतगर्दी के आधार पर जिन 7 देशों पर अमेरिका ने बैन लगाया, उनमें पाकिस्तान का नाम नहीं है। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आतंक की फसल बोता है, लेकिन पाकिस्तान को पता नहीं क्यों लग रहा है कि अमेरिका पाकिस्तान पर बैन नहीं लगा सकता। पाकिस्तानी मीडिया में जब बड़े बड़े एक्सपर्ट्स अमेरिका में नो एंट्री के खतरे पर डोनाल्ड ट्रंप को खरी खोटी बातें सुना रहे हैं, तब पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ पार्टी के चीफ इमरान खान चाहते हैं कि अमेरिका जल्द से जल्द पाकिस्तानियों को वीजा देना बंद कर दे। उनके तर्कों में भी दम है। और अब तो जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का सदर बना, अब तो ये सुन रहे हैं कि शायद पाकिस्तानियों को अमेरिका का वीजा ही ना मिले। मैं आज सारे अपने पाकिस्तानियों को यह कहना चाहता हूं कि मैं तो एक तरह दुआ करता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप वाकई हमारे वीजे रोक दे, क्योंकि फिर हम अपने मुल्क को ठीक करने की कोशिश करेंगे। फिर एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर यहां से पैसा लेके बाहर अरबों रुपए की जायदाद लेता है, बच्चे बाहर हैं, कारोबार बाहर है, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का अपना चेकअप करवाने के लिए भी बाहर जाता है, बच्चे खानदान थोड़ा सा सर दर्द हो तो बाहर चले जाते हैं। फिर हमें पाकिस्तान को ठीक करना पड़ेगा, अपने पैर पे खड़ा होना पड़ेगा। 7 मुस्लिम देशों के लोगों की अमेरिका में एंट्री पर ट्रंप साफ कर चुके हैं कि इस बैन का एक ही मकसद है, हर हाल में अमेरिकियों की सुरक्षा। लेकिन पाकिस्तान जिस तरह से मचल रहा है, जिन देशों के शरणार्थियों और नागरिकों पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया है वो एशिया और अफ्रीका से हैं। एशिया से सीरिया, इराक,
यमन और ईरान, जबकि अफ्रीका से सूडान, सोमालिया और लीबिया। लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अमेरिका को अगर आतंकवाद और इससे हमदर्दी रखने वालों पर सही मायनों में रोक लगानी ही थी तो सबसे पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और सऊदी अरब पर प्रतिबंध लगाना चाहिए था, क्योंकि 26/11 अटैक में शामिल ज्यादातर आतंकवादी सऊदी अरब के थे। 26/11 अटैक के मास्टरमाइंड उसामा बिन लादेन को छिपाने वाला पाकिस्तान था। माफ कीजिएगा, 9/11 हमारा मतलब है। जमात उद दावा और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों को पाकिस्तान ने पाला हुआ है। अलकायदा और तालिबान का साम्राज्य अफगानिस्तान से चलता था, तो ऐसे में पाकिस्तान जैसे आतंक प्रेमी देश की अमेरिका में एंट्री की छूट देकर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद पर सवाल उठाने का तो मौका दे ही दिया है। हमें लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को अपनी यह गलती जल्द से जल्द सुधार लेनी चाहिए थी, क्योंकि अमेरिका में जो आखिरी बोस्टन हमला हुआ था, बोस्टन बॉम्बिंग जो हुई थी, वहां पर हमलावर के पाकिस्तानी कनेक्शन स्पष्ट तौर पर पता चले थे। एक पुरानी कहावत है कि इंसान अपने दुख से कम और दूसरों के सुख से ज्यादा दुखी होता है। यह कहावत पाकिस्तान के चरित्र पर बिल्कुल फिट बैठती है। गणतंत्र दिवस के मौके पर दुबई का बुर्ज खलीफा तिरंगे की रोशनी से क्या जगमगाया, पाकिस्तान को तो मानो मिर्च लग गई। रही सही कसर अबू धाबी के प्रिंस की भारत यात्रा ने पूरी कर दी, जिससे पाकिस्तान अपनी चिढ़ छिपा ही नहीं पा रहा। 26 जनवरी के दिन दुनिया की सबसे ऊंची इमारत दुबई की बुर्ज खलीफा तिरंगे के रंग में रंगी नजर आई। ये यूएई और भारत की दोस्ती की नई मिसाल बन गई। बुर्ज खलीफा पर तिरंगे के ये रंग गवाह हैं, दोनों देशों के बीच संबंध अब अटूट हो रहे हैं। लेकिन 828 मीटर ऊंचे बुर्ज खलीफा पर तिरंगे की रोशनी पाकिस्तान की आंखों में बुरी तरह चुभ रही है। पाकिस्तान की चिढ़ उस वक्त और ज्यादा बढ़ गई जब अबू धाबी के प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद इस बार गणतंत्र दिवस के मुख्य मेहमान बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें प्रोटोकॉल तोड़कर एयरपोर्ट पर लेने पहुंचे और गणतंत्र दिवस की परेड में यूएई के 144 जवानों ने पहली बार हिस्सा लिया। पाकिस्तान को लग रहा है कि उसके पुराने दोस्त ने ही उसे दगा दे दिया है, जिसकी चर्चा पाकिस्तान, यूएई और भारत यूएई को अपना बड़ा भाई मानता है। लेकिन अब पूरी दुनिया की तरह यूएई भी पाकिस्तान के आतंकी चेहरे को पहचान रहा है। ये बात पाकिस्तान मानने को राजी नहीं है। भारत से चिढ़ना पाकिस्तान की पुरानी आदत है, लेकिन पाकिस्तान अगर भारत से चिढ़ने के बजाय खुद अपने गिरेबान में झांके तो उसके भविष्य के लिए ज्यादा बेहतर होगा। आज तक ब्यूरो। शनिवार को कश्मीर के माछिल सेक्टर में हिमस्खलन के बाद बर्फ में दब गए जिन 5 सैनिकों को रेस्क्यू कराकर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, उन सभी 5 सैनिकों ने आज दम तोड़ दिया। इससे पहले 25 जनवरी को गुरेज सेक्टर में आए एवलांच में एक मेजर सहित 15 सैनिक शहीद हुए थे। कश्मीर घाटी में जारी भारी बर्फबारी में एवलांच की घटनाओं में जान गंवाते सैनिकों की खबरें पूरे देश का दिल तोड़ रही हैं। कश्मीर में बर्फ के तांडव में 15 जवानों की शहादत पर देश के आंसू अभी सूखे भी नहीं थे कि गम का एक और पहाड़ टूट पड़ा। शनिवार को माछिल सेक्टर में आए एवलांच की चपेट में आए 5 सैनिकों को भारी मशक्कत के बाद बर्फ के नीचे से निकाला गया था, लेकिन आज 5 जवानों की मौत की खबर आई है। कश्मीर घाटी में पिछले एक हफ्ते से मौसम ने हड़कंप मचा रखा है। कई जगहों पे तूफान और स्नो एवलांचेस आने की खबरें लगातार आ रही हैं। आज भी मच्छिल सेक्टर में 2 दिन पहले 5 भारतीय सैनिक जो बर्फ के नीचे दस गए थे और उनको वहां से रेस्क्यू करके निकाल दिया गया था। उनको श्रीनगर पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टर्स उनको बचा नहीं सके। कश्मीर की सरहद पर भारी बर्फबारी से जंग लड़ते हुए अब तक 20 सैनिकों ने हिम समाधि ले ली है। इनमें से 15 की जान गुरेज में आए हिमस्खलन में गई। हिमस्खलन में शहीद मेजर अमित सागर को श्रद्धांजलि देने पहुंचे आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने कहा कि हिमस्खलन से इतनी मौतें पहले कभी नहीं हुई। इसकी वजह कुदरती भी है और इंसानी भी। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।